आईसीएआई के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट पेपर एमटीपी जो बोलता है, मतलब कि प्रिपरेशन हो गई है, एक टेस्ट दे दो। अरे टेस्ट में कुछ ऐसा तो दो जो एग्जाम में आने लायक रहे, एग्जाम में जो आने का स्कोप बनता है, एग्जाम का वैरायटी तो दो, एआई बेस्ड सवाल तो दो। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है, प्रैक्टिस हमको छोटे छोटे टेनिस बॉल करवाते हैं, लेकिन डॉस बॉल फेंकते हैं, सीधे बड़ा फुटबॉल फेंकते हैं भैया एआई एग्जाम में एआई बेस्ड सवाल देके। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट स्टिल कोई बात नहीं, हम अच्छी तैयारी रखेंगे तो एआई बेस्ड सवाल हम एग्जाम में भी अच्छा फोड़ के आएंगे। मीनवाइल ये जो टेस्ट पेपर है इसमें क्या सीखने लायक है, फटाफट से कंक्लूड करते हैं, ज्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि वही घिसे पिटे सवाल है। लेकिन एज यूजुअल, क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड चल रही होगी। वेलकम टू द लास्ट फेज ऑफ योर जर्नी, जहां आप एमटीपी के बाद अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट वगैरह दे दिया होगा, ये आखिरी पड़ाव है, बस समझ के जाना है। ये सारे सवाल आप लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। इस एमटीपी से सीखने वाला क्या है, एमटीपी 1 एमटीपी 2 दोनों मैं आप लोग को करवा दूंगा। लेकिन मैं आपको कंक्लूजन दे देता हूं पहले ही कि देखो भैया, एमटीपी 1 में 12 नंबर का नया सवाल है जो इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी कहीं नहीं पूछा है, और एमटीपी 2 में कोई भी नया सवाल नहीं है, वही घिसा पिटा सवाल है। एमटीपी 1 और 2 से आपको एक बात सीखनी और चाहिए कि जो बच्चे ये बोलते हैं कि भैया पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर कर लो इतना सफिशिएंट है, मैं आपको दिखाता हूं ये चीज कैसे रॉन्ग है, ये गलत है। पिछला 5 अटेम्प्ट इज नेवर सफिशिएंट फॉर सीए फाउंडेशन राइट नाउ। पहले हुआ करता था बट अब नहीं है कि 5 अटेम्प्ट सॉल्व कर लिया काफी है, ऐसा नहीं है। आपको 2018 से लेकर अभी तक के सारे सवाल करने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट 18-19 का सवाल अब देता है एग्जाम में। ये मैं दिखा भी दूंगा, एमटीपी में भी आया है, पिछला कब आया था मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलें चालू करें, फटाफट वाइंड अप करेंगे। मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा और बहुत ज्यादा आंसर पे डिस्कस नहीं करूंगा। आप जानते हो ये क्वेश्चन आपके बनाए हुए, बस एक बार रूबरू कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूट ने एमटीपी में एक्चुअली दिया क्या है। डन सर, आ जाओ। देखो भैया, ये सितंबर 25 का एग्जाम का सवाल था, जहां बेसिकली क्या हो रहा था कि ये देखो यहाँ पे हमारा जो है ना बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस स्टडी आपको याद होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एटी ने अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, शादी वादी करके बाहर चला गया। अब बाहर जाके बोलता है बीवी को 30,000 रुपए महीना दूंगा, बट कभी उसने पैसा दिया नहीं। तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो बताओ क्या होगा, बीवी चाहती है मैं केस करूं, द आंसर इज वो केस नहीं कर सकती। कारण है बाल्फर वर्सेस बाल्फर, सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल रिश्ता नहीं है। तो भैया लीगल रिलेशनशिप ना होने के कारण आप यहां पे केस नहीं कर सकते। डन है, शॉर्टकट में लेके जाते हैं, जबरदस्ती लंबा नहीं करेंगे, दोनों एमटीपी कवर अप कर लेंगे। क्वेश्चन को खाली देख लो कौन कौन से हैं, ये सारे सवाल आपने बनाया है। जिन बच्चों ने मुझसे पेड बैच लिया है, मतलब क्लासेस में पढ़ा है, एक भी सवाल तुम्हारे लिए नया नहीं होगा। एमटीपी के जो 2 सवाल नए हैं बस वो नए हैं, बाकी 1-2 अटेम्प्ट में जो एग्जाम में अभी रिसेंटली एग्जाम में जो सवाल आए हैं वो मेरे रिवाइजर में आपको मिलेगा नहीं, इसलिए वो आपके लिए नया है। बाकी सब आपने ऑलरेडी किया है, मेरे रिवाइजर में सारे सवाल ऑलरेडी शामिल थे। डन है, देखो ये सिंपल वही इनविटेशन और ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर का सवाल। सेल्फ सर्विस सिस्टम पे आपको चूज करना था, सामने वाले व्यक्ति ने 10 आइटम उठाया, कैशियर ने 9 आइटम्स का प्राइस एक्सेप्ट कर लिया, एक के लिए मना कर दिया। सेल्फ सर्विस सिस्टम एक इनविटेशन टू ऑफर होता है। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या डिस्टिंग्विशन है बता दो। टेस्ट ये है कि अगर आपको फर्दर कुछ करना है तो भैया वो इनविटेशन टू ऑफर होता है, वरना अगर आप बाउंड हो जा रहे हो तो वो ऑफर होता है। डिस्प्ले ऑफ आइटम्स यहाँ पे सेल्फ सर्विस में एक इनविटेशन टू ऑफर कहलाता है, इसलिए मिस्टर एक्स कैशियर को ये नहीं बोल सकता कि आप बाउंड हो, कि आपको पैसा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तीसरा सवाल बात करता है कि भैया देखो, हाँ देखो ये सवाल में ना मैं आपको बताता हूं एमटीपी में सीखने लायक क्या है, वो मैं आपको बता रहा था, जिसके तहत मैंने आपको बोला कि देखो स्मॉल कंपनी एमटीपी 1 में भी आया है, एमटीपी 2 में भी आया है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी मैंने मार्क करवाया है। लेकिन स्मॉल कंपनी का सवाल तो पुराना है बट आंसर नया है। सवाल वही पुराना है, पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर 4 करोड़ और 45 करोड़ है, क्या ये स्मॉल कंपनी है? पिछले के हिसाब से तो भैया देखो 4 और 40 देखना था, अब यहां पे 45 है, तो स्मॉल कंपनी की लिमिट जा चुकी है। लेकिन अमेंडमेंट आ गया है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 और टर्नओवर 100 करोड़ आपको देखना है। अब 4 और 40 उसके अंदर आता है, राइट। लेकिन कंपनी सेक्रेटरी बोल रहा है कि हम स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते, क्यों? क्योंकि हम खुद किसी की होल्डिंग कंपनी है।
तो क्या यहाँ पे हम स्मॉल कंपनी कहलाएंगे? तो आपका आंसर होगा वैसे तो देखो 4 करोड़ और 45 करोड़ हमारा जो है ना लिमिट के अंदर आता है, 10 करोड़ और 100 करोड़ के अंदर आता है, क्वालिफाई तो कर रहे हैं स्मॉल कंपनी के लिए, लेकिन होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता, इसलिए कंपनी सेक्रेटरी बिल्कुल सही बोल रहा है। तो देखो आंसर बदल चुका है, पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो एक्सीड नहीं करेगा भैया 10 करोड़ रुपीस, एंड टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ रुपीस एक्सीड नहीं करेगा। आंसर चेंज हो चुका है, एक्सेप्शन होल्डिंग कभी बन नहीं सकता। अब यहां पे देखो होल्डिंग कंपनी शेल नॉट बी ट्रीटेड एज ए स्मॉल कंपनी, तो यहां पे कंटेंशन जो है ना कि भैया देखो डायरेक्टर बोल रहा है कि हम स्मॉल कंपनी हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, और बाकी हम आगे बढ़ सकते हैं। डन है सर? अच्छा, फिर आता है हमारा अगला सवाल जो बोलता है कि पेड, ये गवर्नमेंट कंपनी का सवाल है, नॉट लेस देन 51% आपके पास होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल 140 करोड़ है किसी कंपनी का, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल दोनों ने पार्टली मिलके 40 करोड़ और 30 करोड़ अपने पास होल्ड करके रखा है। सिर्फ ये चेक करो क्या ये 51% बन रहा है, तो गवर्नमेंट कंपनी बनोगे, वरना नहीं बनोगे। और जितना मुझे पता है कि भैया ये 51% नहीं बनता है, गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन आपने लिख दिया, फिर आपने बताया भैया दोनों मिला के होल्ड कर रहे हैं 70.30 करोड़, विच इज लेस देन 51%, क्योंकि 51% होता है 71.40 करोड़, तो तुम्हारे पास 51% से कम है, इसलिए अब आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहला सकते। डन है सर? फिर आता है भैया आप कैसे डिटरमाइन करोगे पार्टनरशिप है या नहीं है, तो आपको यहाँ पे ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप समझाना पड़ेगा कि देखो भैया एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग और कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। थ्योरी क्वेश्चन है, आप लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर आता है भैया हमारा दगा बाजरे, सेक्शन नंबर 16, साफ साफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ प्रोविजन कि पर्सनल प्रॉफिट अर्न किया जा रहा है पार्टनर के द्वारा, तो उसका प्रावधान आपको बताना है। तुम देखो 2 मार्क्स के लिए ये सवाल कब आया था, ये लास्ट एग्जाम में आया था 2 मार्क्स के लिए, जून 2019 में आया था। देखो डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप का सवाल 2019 में आया था 4 मार्क्स का। यहां पे देखो ये तो जनवरी 26 का सवाल है, जनवरी 26, सितंबर 25, सितंबर 25। अच्छा, फिर देखो नीचे देखो जनवरी 26, जनवरी 26, और ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का, ए सोगा का, ये पिछली बार एग्जाम में आया था 2018 में, और इस बार आया है एमटीपी 1 मई 26 में, मई 26 के एमटीपी 1 में भी आया था यही सेम सवाल। 2018-19 के सवाल जिनको इंस्टीट्यूट सोचता है हम भूल चुके हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो सवाल इंस्टीट्यूट आज आप लोगों को पूछ रहा है ना? तो देखो भैया अगर पर्सनल प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो वो सब कुछ अकाउंट फॉर करना पड़ता है। आपको पता है कि अगर ट्रांजेक्शन से, प्रॉपर्टी से, बिजनेस कनेक्शन से, फर्म के नाम से पर्सनल प्रॉफिट कमाया गया है, या पार्टनर सेम नेचर का बिजनेस कर रहा है, कंपीटिंग नेचर का बिजनेस कर रहा है फर्म के साथ में भैया, तो जो भी उसने कमाया है वो उसको देना पड़ता है। आगे चलते हैं, ये 2 का ए की तरफ। 2 का ए का जो सवाल है वो क्या सवाल है, आ जाओ थोड़ा डिटेल में करते हैं। बेसिकली बोला जा रहा है मिस्टर जी ने मिस्टर एच को कुछ गुड्स बेचा है, लेकिन पैसा जो है ना वो उसको अभी रिसीव हुआ नहीं है, माल बिक गया, पैसा रिसीव हुआ नहीं है, गुड्स पैक हो गया, गोडाउन में रखा हुआ है, मिस्टर जी के सेलर के गोडाउन पे माल रखा हुआ है, गुड्स इंस्पेक्ट किया एच के एजेंट ने, बायर का एजेंट आता है, इंस्पेक्शन करता है, लेटर ऑन भैया ड्यूज जो है वो कैश में सेटल भी कर दिया जाता, मतलब पैसा भी दे दिया गया, बायर आके इंस्पेक्शन, बायर का एजेंट आके इंस्पेक्शन भी करता है। अब पैसा रिसीव होने के बाद मिस्टर जी यानी कि सेलर ने बायर को बोला भाई साहब मेरे गोडाउन पे माल थोड़ा रखना है, जगह थोड़ा कम है, आप अपना माल लेके चले जाओ। पैसा आपने दे दिया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, बायर को बोला जा रहा है आप अपना माल लेके चले जाओ, लेकिन बायर ने मना कर दिया भैया, बायर ने डिलीवरी लिया नहीं है। अब मिस्टर जी यानी कि सेलर क्या करे, उसने क्या किया, ओपन स्पेस में उस माल को रख दिया, क्योंकि बायर तो लेके गया नहीं। अब ओपन स्पेस में रखने के कारण, रेन के कारण गुड्स पूरा डैमेज हो गया, तो आपको बताना है कि इसकी लाइबिलिटी उठाएगा कौन। चेक करो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है क्या, रिस्क उसका जिसकी प्रॉपर्टी होती है। और यहां पे आपका आंसर डिफरेंट होगा क्या, अगर कैश में अभी पैसा सेटल नहीं किया गया है, अगर पैसा नहीं दिया गया तो मैं अनपेड सेलर कहलाता हूं, मैं अपने पास अधिकार रखता हूं कि मैं लीन अप्लाई कर सकता हूं, याद है ना तुमको? तो देखो 24 समझाओ, सेलर रेडी है, सेलर अपनी इच्छा पे रेडी है, विलिंग है कि मैं माल डिलीवर करने को तैयार हूं, लेकिन बायर रीजनेबल टाइम पे अगर माल नहीं लेता तो वो सेलर के लिए लाइबल हो जाता है, और साथ ही उसको एक रीजनेबल चार्ज भी देना पड़ता है कि भाई साहब मैंने मना कर दिया, आपने थोड़ा संभाल के रखा, मैं आपको रीजनेबल चार्ज भी दे रहा हूं। रिस्क ऑफ लॉस उसका रहता है जिसकी प्रॉपर्टी है, सेलर का रिस्क तब तक रहेगा जब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो बायर का रिस्क होता है, भले डिलीवरी हुई हो चाहे ना हुई हो, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो रही है दैट इज इंपॉर्टेंट। अब
मिस्टर सेलर ने भैया इंटीमेट कर दिया था बायर को कि आप यहाँ पे माल को लेके चले जाओ, मुझे जगह की जरूरत है, बट वो माल को लेके गया नहीं, गुड्स का डैमेज हो गया, नॉन डिलीवरी के कारण नहीं भैया, तुम डिलीवरी लेने नहीं आए, तुम्हारी गलती है। इन दैट केस गुड्स का क्या भैया, लॉस ऑफ गुड्स बॉर्नी बाय मिस्टर एच, यानी कि बायर उठाएगा नुकसान। अगर पैसा ना दिया होता तो क्या आंसर होता, तो अगर प्राइस नहीं दिया होता तो हमारा जो सेलर है वो अनपेड सेलर कहलाता, उसके पास ये अधिकार होता कि प्रॉपर्टी अगर वो लेके नहीं जा रहा है, रिफ्यूज कर रहा है पैसा देने के लिए, हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं प्राइस के लिए, और प्राइस अगर पेबल है किसी सर्टेन डेट पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी हुई हो चाहे ना हुई हो, अगर प्राइस किसी पर्टिकुलर डेट पे देना था और बायर ने रॉन्गफुली नेग्लेक्ट कर दिया प्राइस देने के लिए, तब भी हम उस पे प्राइस के लिए केस कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर्टी पास ऑन नहीं हुई है तब भी भैया, ऑल्दो द प्रॉपर्टी इज नॉट पास्ड टू ऑन द ऑन ऑल्दो द प्रॉपर्टी इज नॉट पास ऑन टू द, अगर बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है, हम प्राइस के लिए केस कर सकते हैं, बिल्कुल हमारा अधिकार है। राइट्स ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर, आपको याद होगा अनपेड सेलर के केस में, तो यहां पे वही बात बोली जा रही है। ठीक, अच्छा, फिर आता है अगला सवाल, कॉमन सील का मतलब क्या है, नेसेसरी है क्या कॉमन सील लेने का? बिल्कुल जरूरी नहीं है। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आपको याद होगा, लिख लोगे आप। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या डिफरेंस है, 4 डिफरेंशिएशन आपको बताना है। ये दोनों सवाल जनवरी 26 में 7 नंबर का एग्जाम का सवाल बन के आया था। तो भैया डिफरेंशिएशन बिटवीन द कंपनी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी, ये आपके लिए नया है, ये आपके लिए अच्छा है। 2 क्लॉज 22 शेयर्स का है, 2 क्लॉज 21 कंपनी में गारंटी का होता है। अच्छा, लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड होती है अनपेड अमाउंट तक का, लाइबिलिटी यहाँ पे असेट्स में कंट्रीब्यूशन होता है जितना तुमने अग्री किया है। ठीक है, मेंबर डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर वाइंडिंग अप, भैया कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप में हम डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट यहां पे तो लाइबिलिटी जो है कभी भी आ सकती है, एनी टाइम, गोइंग कंसर्न या वाइंडिंग अप कभी भी आ सकती है। कंपनी अपना इनिशियल वर्किंग फंड्स जो है ना वो अपने मेंबर से उठाती है, बट यहां पे गारंटी कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। मीटिंग द डेट्स ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर को हम कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए बुला सकते हैं, उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी कभी भी कंपनी के डेट के लिए नहीं आएगा। और मेमोरेंडम के केस में, यानी कि गारंटी के केस में, आपने जितना वादा किया है आप उतना ही मंगवा सकते हो मेंबर से, उससे ज्यादा पैसा नहीं मंगवा सकते। कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट बियॉन्ड दैट स्टिपुलेटेड सम। डन है सर, ये नया सवाल था, दोबारा भी आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो। अच्छा, फिर बात करते हैं कि भैया एलएलपी में वही घिसा पिटा सवाल, ये आपके आईसीआई मॉड्यूल में भी सेम सवाल दिया हुआ है और मॉड्यूल के एग्जांपल में दिया हुआ है, जहां पे बोला जा रहा है कि देखो भैया 5 लोग हैं, मिस्टर ए नॉन रेसिडेंट, मिस्टर बी नॉन रेसिडेंट, मिस्टर सी रेसिडेंट, मिस्टर डी रेसिडेंट और मिस्टर ई रेसिडेंट, तो इनमें से कौन डीपी बन सकता है? तो सेक्शन नंबर 7 आपको बताना है कि भैया यहाँ पे डीपी कौन बन सकता है। डीपी कोई भी इंसान बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना इंडिविजुअल ही बनेगा और जिसमें से एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। और मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिला के साथ में डीपी नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ये आपके मॉड्यूल में भी एग्जांपल साफ साफ दिया गया है। साथ ही एक सवाल और पूछा गया है कि यहाँ पे ये लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट बिना कमाए यहाँ पे आना चाहते हैं, क्या ऐसा एलएलपी बन सकता है? द आंसर इज नो, एलएलपी कभी भी नहीं बन सकता। आप सेक्शन 8 की तरफ जाओ, एटलीस्ट 2 डीपी होना चाहिए जिसमें से इंडिविजुअल ही होंगे और एक रेसिडेंट इन इंडिया होगा। तो ए और बी दोनों नॉन रेसिडेंट है, इसलिए यहां पे ये कंडीशन पूरा नहीं हो पाएगा कि ए और बी दोनों ही हमारे डीपी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 7 मार्क्स का मई 25 का एग्जाम का सवाल है, जो बोलता है, सिंपल सवाल है, सेक्शन नंबर 31 इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर और 30 माइनर के बारे में बात हो रही है, जो बोलता है एबीसी एक कंपनी है, यहां पे एक नया पार्टनर आ रहा है, मिस्टर डी एक नया पार्टनर आ रहा है। तो आपको पता है नया पार्टनर आता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, नया पार्टनर आता है और नए पार्टनर की लाइबिलिटी चालू होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, जब से वो आया है, अनलेस उसने खुद ही ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा है और बोला है कि मैं पुरानी लाइबिलिटी भी लेने को तैयार हूं। लेकिन अगर पार्टनर्स आपस में ही अग्री कर ले, क्रेडिटर भी अग्री कर ले और मेरे को नया पार्टनर को पता ही नहीं है कि पुराना डेट भी है जिसके लिए मैं लाइबल बनाया जा रहा हूं, नया पार्टनर लाइबल नहीं होता। पुराने डेट के लिए नए पार्टनर को आप लाइबल तभी बना सकते हो जब पुराने पार्टनर प्लस क्रेडिटर प्लस नया पार्टनर तीनों मिलके अग्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि नोवेशन हो रहा है, तभी आप नए पार्टनर को लाइबल बना सकते हो, वरना नहीं बना सकते। पार्टनर्स ने आपस में अग्री कर लिया नए पार्टनर के साथ, तब भी क्रेडिटर नए पार्टनर के पास कोई राइट नहीं रखता
इप्सो फैक्टो क्रेडिटर को ऑटोमेटिकली न्यू पार्टनर के पास कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा, पुराने पार्टनर और क्रेडिटर ने आपस में डील कर दिया कि न्यू पार्टनर को लाइबल बनाएंगे, तब भी न्यू पार्टनर लाइबल नहीं है, क्योंकि नया पार्टनर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन उसके आगे की चीजों के लिए ही लाइबल होता है, पुरानी चीजों के लिए जब तक उसने खुद ने एक्सेप्ट नहीं किया वो लाइबल नहीं होता है। बस हो गया सवाल। बिफोर एडमिशन फर्म ने डिसाइड किया आपस में कि भैया हम नए पार्टनर को लाइबल बनाएंगे एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए। 50 लाख का एग्जिस्टिंग डेट है, बताओ क्या नया पार्टनर लाइबल होगा? द आंसर इज नो। आपका आंसर क्या होगा? अगर डी माइनर होता तब भी नहीं लाइबल होता। क्या यहाँ पे डी लाइबल होगा मेजर बनने के बाद? तो माइनर जब बड़ा बनता है, बंदर जब बच्चा बनता है यानी कि बड़ा बनता है, तो भैया इन दैट केस माइनर भी लाइबल होता है मेजर बनने के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तू तो बाद में एडमिट हुआ है, 50 लाख की लाइबिलिटी तो पहले से खड़ी थी, इसलिए वो मेजर भी यहां पे लाइबल नहीं होगा। तो 31 समझा दोगे, क्रेडिटर का कंसेंट नेसेसरी है, क्रेडिटर का बिना कंसेंट लिए तुम नए पार्टनर को लाइबल नहीं बना सकते, और नया पार्टनर और एग्जिस्टिंग पार्टनर ने आपस में डिसाइड कर लिया तब भी क्रेडिटर के पास कोई अधिकार नहीं है नए पार्टनर के खिलाफ में, है ना। डी यहां पे लाइबल नहीं होगा। अगर डी माइनर होता तो भैया उसके हिस्से तक के लिए वो लाइबल होता, यानी कि प्रॉफिट तक का। आपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइबल हो जाएगा, नोवेशन नहीं होगा। डी यहां पे लाइबल नहीं है। माइनर जब मेजर बन जाएगा तो वो लाइबल होता है फ्रॉम द डेट, मतलब जब से उसने भैया एडमिशन में लिया है, और फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन वो लाइबल होता है, उसके पहले की चीजों के लिए लाइबल नहीं होता। 7 मार्क्स का मई 26 का एग्जाम का सवाल, ये बढ़िया सवाल था। इनसे देखो मैं बता रहा हूं, इस बार भी तुमको ऐसा सवाल देखने को मिलेगा जहां पे एक नहीं मल्टीपल प्रोविजन दिए गए हैं, एक से ज्यादा प्रोविजन दिए गए हैं, और आपको एग्जाम में ऐसे सवाल को कैसे टैकल करना है ये समझने की कोशिश करना। प्योर एआई बेस्ड सवाल होता है। इस ऐसे सवाल में देखो कंक्लूजन 7 मार्क्स का सवाल आएगा ना, तो 5 नंबर तो आपके प्रोविजन और फैक्ट्स ऑफ द केस का ही होगा, या 4 नंबर आपका प्रोविजन और फैक्ट्स ऑफ द केस का ही होगा। कंक्लूजन में अगर 3 पॉइंट है तो तीनों का एक एक नंबर होता है, 2 पॉइंट है तो 1.5 मार्क्स होगा उसका। कंक्लूजन 3 मार्क्स से ज्यादा का नहीं मिलेगा आपको जनरली। तो आप अगर कंक्लूजन सही ना भी बना पाओ चलेगा, आप ध्यान देना कि क्या आप राइट प्रोविजन लिख पा रहे हो। अगर आप प्रोविजन सही लिख पा रहे हो तो बात बन जाएगी, अच्छे नंबर आपको प्रोविजन के पूरे मिल जाएंगे। कंक्लूजन सही बैठा वेल एंड गुड, नहीं बैठा कोई बात नहीं। तो देखो सिंपल है कि स्टेट पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भैया, जिसका ना 51% शेयर्स किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तू प्रमोट करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को, देखो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है वो। अच्छा, तो देखो यहां पे अब आप लोगों को क्या दिख गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी प्राइवेट कंपनी का 51% शेयर्स है, और वो प्राइवेट कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम में एंगेज है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भैया ये बोला कि यहां पे हम लोग क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, बहुत ही शानदार है। अब आगे क्या बोला? स्टेट पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का ना ही उन्होंने कोई बिजनेस किया है, ना ही एनुअल रिटर्न फाइल किया है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में ना ही उन्होंने एनुअल रिटर्न फाइल किया है, ना ही उन्होंने खुद का कोई बिजनेस किया है। तो बोर्ड चाहते हैं हम डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले ले, लेकिन कुछ डायरेक्टर बोलते हैं 51% गवर्नमेंट के पास है, तो भैया हम एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बस। यानी कि देखो आपको यहां पे समझ में आ गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बना सकती है या नहीं? द आंसर इज यस, बिल्कुल बना सकती है। 51% होना चाहिए बस, पब्लिक प्राइवेट का यहां पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। नॉट लेस देन 51% इज हेल्ड बाय सेंट्रल या स्टेट, या पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा ही लिख के आना है। प्राइवेट पब्लिक का कोई डिफरेंशिएशन की बात नहीं है। दूसरा कि देखो भैया इन्होंने बोला हमको डोरमेंट स्टेटस लेना है, तो आपको डोरमेंट कंपनी समझाना है। इन्होंने बोला हम पीएफआई है, तो पीएफआई क्या होता है आपको ये समझाना है। आपको इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके प्रोविजन ढूंढना है कि क्या क्या समझाने की जरूरत है। गवर्नमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी, पीएफआई, और उसके बाद आप सवालों की तरफ चलो। सवाल में पूछा गया है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोल सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल बोल सकता है। आप यहां पे होल्डिंग देखते हो, आप यहां पे पब्लिक और प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हो। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास है, पार्टली सेंट्रल पार्टली स्टेट, और ये इंक्लूड करता है एक ऐसी कंपनी जो सब्सिडियरी है भैया हमारे गवर्नमेंट कंपनी की। अब यहां पे 51% सेंट्रल के पास है, और ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी होने से डज नॉट अफेक्ट इट्स स्टेटस एज गवर्नमेंट कंपनी। इसीलिए कि प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी ए गवर्नमेंट कंपनी, ये स्टेटमेंट सरासर गलत
है। दूसरा सवाल आप लोगों से पूछा गया, क्या स्टेट पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं क्या? क्या हम इसको पीएफआई बोल सकते हैं? देखो भैया, यहां पे आपको सवाल में दिया गया था कि ये प्राइवेट कंपनी जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट में काम करती है, लेकिन पीएफआई घोषित होने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन वगैरह भी लग सकता है, और कुछ कंपनीज को हम पीएफआई भी बोल सकते हैं। पीएफआई के केस में आपको लिखना पड़ेगा, पीएफआई इंक्लूड करता है ऐसे इंस्टीट्यूशन जो नोटिफाई किए गए हैं, जो स्पेसिफाई किए गए हैं सेक्शन नंबर शेड्यूल 1 के तहत में, जो आईडीबीआई है, एलआईसी है, यूटीआई है, ठीक है। और ऐसी इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है, सिर्फ इस कारण से कि सेंट्रल गवर्नमेंट 51% होल्ड करता है, इसका यह मतलब नहीं है कि वो कंपनी पीएफआई बन जाएगा, है ना। बिकॉज 51% शेयर आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और वो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, इसका ये इंडिकेशन नहीं है कि वो कंपनी पीएफआई है, क्योंकि पीएफआई को जो स्पेसिफाई किया जाता है या नोटिफाई किया जाता है। अच्छा, तो यहां पे इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पीएफआई, और पीएफआई कहलाना यहां पे सही नहीं होगा, ठीक है। इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज पीएफआई, क्योंकि पीएफआई को स्पेसिफाई किया गया है। ऐसा थोड़ी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कंपनी काम कर रही है वो पीएफआई है, ऐसा थोड़ी है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो पीएफआई है, इसलिए पीएफआई घोषित करना बिल्कुल गलत होगा। और लास्ट में आता है, क्या ये डोरमेंट कंपनी है? तो डोरमेंट कंपनी को समझा दो, इनएक्टिव कंपनी को समझा दो, जिसने पिछले 2 सालों में कोई काम नहीं किया, एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, वो कंपनी इनएक्टिव कंपनी कहलाती है। तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी ने ना ही कोई अपना बिजनेस किया है, ना ही उसने अपना एनुअल रिटर्न फाइल किया, इसलिए वो एक इनएक्टिव कंपनी है, और इनएक्टिव कंपनी भी स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी ले सकती है। ठीक सर, आपने बोला 12 नंबर का नया सवाल है। देखो भैया, ये सवाल जो है ना, ये आरटीपी सितंबर 26 में भी इंस्टीट्यूट ने अभी अभी दिया है, तुम्हारे ही अटेम्प्ट का आरटीपी में भी ये सवाल है, और ये नया सवाल है। आज तक इंस्टीट्यूट ने ये सवाल डायरेक्टली कहीं नहीं पूछा है कि भैया बताओ, इफेक्ट ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है ऑन द वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर आपका अनलॉफुल कंसिडरेशन है, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, तो इफेक्ट क्या होता है, यानी कि वॉइड हो जाता है। कौन कौन से वो केसेस है जहां पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या अनलॉफुल हमारा जो है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन है। ये 6 पॉइंट्स आपको याद होंगे। फॉरबिडन बाय लॉ है कि भैया हमने साफ साफ मना कर दिया। मॉड्यूल में एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, शादी करवा दिया पापा ने अपने 17 साल के बेटे का और दहेज भी मांग रहा है, फॉरबिडन बाय लॉ है। या फिर ऐसा नेचर का है कि परमिट कर दिया तो डिफीट कर देगा प्रोविजंस ऑफ लॉ को, ये भी आपको याद होगा कि ए का जो है जमीन बिक रहा था और ए को बोला गया था कि तू जमीन खरीद नहीं सकता, तो ए ने अपने दोस्त को बोला कि तू जमीन खरीद ले, मैं तुझे पैसा दे दूंगा, बाद में तू मुझे दे देना वो जमीन। याद आया? हाँ सर, जब ये फ्रॉड्यूलेंट है या ये इंजरी पहुंचा रहा है, कोई क्रिमिनल या रॉन्गफुल हार्म कर रहा है, कॉपीराइट का तोड़ना, किसी का कॉपीराइट उसके बिना परमिशन के आप काम कर रहे हो। फिर आया इमोरल है, भैया मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, अपने पति देव को छोड़ दो, मुझसे शादी कर लो, इमोरल है। या फिर जब कंसिडरेशन इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये तो आपको पता है ही, सिफलिंग प्रोसिक्यूशन, मेंटेनेंस एम्पैथी, याद है? तो बस ये 6 पॉइंट्स जो है ये आपके अनलॉफुल हैं, ये माना गया है, और ये आपको याद करना चाहिए। ये कंप्लीटली न्यू सवाल है जो आपके मॉक टेस्ट पेपर में भी और आरटीपी में भी ये सवाल दिया गया है। ठीक, अच्छा, फिर आता है भैया 7 मार्क्स का मई 25 का एग्जाम का सवाल, जो बोलता है कि एक्स एक बिजनेस चला रहा था, उसने गाड़ी खरीदा था 10 दिन के लिए भाड़े पे, 50,000 रुपए 10 दिन का किराया था, टोल टैक्स पेट्रोल का खर्चा बायर यानी कि जो हायर पे गाड़ी ले रहा है वो देने वाला था, है ना, टोल टैक्स और पेट्रोल का खर्चा। अब उसने क्या किया, रास्ते पे गाड़ी जा रही थी, 10,000 रुपए का इंजन में खर्चा आ गया, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है जो मैंने किया है, इंजन का खर्चा मेरे जेब पे फटना नहीं था, क्या ये मैं क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज यस। दूसरा, जब मैं वापस आ रहा था मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और भैया मेरा एक्सीडेंट हो गया, इस कारण से 50,000 रुपए मेडिकल एक्सपेंसेस लग गए, तो यहाँ पे फॉल्ट था गाड़ी में, इंजन में और हमारे ब्रेक में। ये बात उनको पता हो चाहे ना पता हो, ये ड्यूटी है बेलर की कि वो इंडेमनीफाई करेगा, वो नुकसान की भरपाई करेगा, भले उसको पता हो चाहे ना पता हो, अगर नॉन ग्रेटिटुअस एक्ट है तो। याद आया क्या? तो बस यहां पे आपको पेट्रोल का खर्चा भी मिलेगा, सॉरी पेट्रोल का खर्चा नहीं मिलेगा, 50,000 रुपए जो एक्सीडेंट में लगा वो मिलेगा, 10,000 रुपए जो आपने इंजन के लिए रखा, इंजन के लिए खर्चा किया, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है, ये भी आपको बिल्कुल भरपाई की जाएगी। तो बताओ, क्या यहाँ पे अपना जो हायर में जिसने गाड़ी लिया है, क्या वो 50,000 विथहेल्ड कर सकता है? द आंसर इज यस। क्या मिस्टर एक्स लाइबल होगा ऐसे डैमेजेस के लिए जिसको उसको जानकारी नहीं है? द आंसर इज यस।
डिफरेंस बताओ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में। मैंने इंपॉर्टेंट में भी मार्क करके रखा है इसको। लॉ का मतलब क्या है, लॉ का प्रोसीजर क्या है, लॉ का मतलब क्या है, ये तो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, लेकिन प्रोसीजर क्या है ये आज तक इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछा नहीं है। उम्मीद है पूछ सकता है और आप लोग थोड़ा ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आता है देखो भैया मई 26 का एग्जाम का सवाल कि ऋषि जो है ना, ये भी एआई बेस्ड सवाल है। देखो लंबा चौड़ा मिलेगा एक एआई बेस्ड सवाल। आपको ढूंढना है कौन कौन सा प्रोविजन लगेगा। पहले आपने प्रोविजन को बचाना है, प्रोविजन सही तरीके से लिख के आना है, फिर क्वेश्चन को जितना समझ पाए उस हिसाब से कंक्लूजन लिखने की कोशिश करनी है। सही होगा गलत होगा वो बाद में डिसाइड होगा। कोशिश करो कि भैया आप पूरे केस को अच्छे से समझ पाओ और उसका सॉल्यूशन दे पाओ। तो देखो इस सवाल में क्या हो रहा है, ऋषि का एक फार्म हाउस है और क्ले मतलब कि जो मिट्टी विट्टी है उसके फार्म हाउस की वो बहुत हैवी है, बहुत स्ट्रांग है। उसकी मिट्टी भैया बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इन ऑर्डर टू कल्टीवेट उसको कुछ क्या कहते हैं सब्जियां उगानी थी। उसने एक ब्रांड डीलर को अप्रोच किया और अपना एक बोला कि देखो भाई साहब मेरे को ट्रैक्टर खरीदना है और मेरे को 6 ऑटोमेटिक सीड प्लानर मशीन चाहिए। मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे को एक ट्रैक्टर चाहिए और सीड मतलब कि खाद डालने वाला भैया मुझे ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, ठीक है। ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर चाहिए और ऐसा चाहिए, उसने अपने जो है बायर को साफ साफ बता दिया, बायर ने सेलर को साफ साफ चीजें बता दी है। आगे क्या हुआ, उसने यहाँ पे अपना कंडीशन भी स्पेसिफाई कर दिया। ध्यान देना, अलर्ट हो जाना। कंडीशन स्पेसिफाई किया था कि मेरे फार्म हाउस की मिट्टी कैसी है। मैंने जानकारी दिया था कि मैं आपकी एक्सपर्टीज पे निर्भर कर रहा हूं। देखो इम्प्लाइड कंडीशन वैसे तो नहीं होता लेकिन रीजनेबल फिटनेस आता है कि माल क्वालिटी का होगा, अच्छा होगा। अगर मैंने पर्पस बताया है, मैंने सेलर के स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया है, सेलर उसी के काम को करता है, डिस्क्रिप्शन पे डील करता है, याद आया ना। बस यहां से प्रोविजन आइडेंटिफाई हो गया। डीलर ने सजेस्ट किया एक ऐसा ट्रैक्टर और ऑटोमेटिक सीड प्लानर मशीन, है ना, और जो इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो भैया मैंने ट्रैक्टर दिया और आपको मशीन दिया, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। अब ऋषि इस पे रिलाय करते हुए, उसकी एक्सपर्टीज पे रिलाय करते हुए माल को खरीद लेता है। एक सिंगल बिल बनाया जाता है विथ सेपरेटली आइटम प्राइसिंग द ब्रेकडाउन ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट फॉर द ट्रैक्टर एंड ईच ऑफ द 6 सीड प्लानर मशीन विथ आइटम सीरियल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खतरनाक पॉइंट है भाई। क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रैक्टर खरीदा गया, ट्रैक्टर का और 6 सीड मशीन खरीदी गई, सीड प्लानर मशीन। इनका जो बिल बनाया था, बिल तो एक ही में था लेकिन आइटम अलग अलग मेंशन किए गए थे, आइटम के कोड अलग अलग थे। हर आइटम इंडिविजुअल आइटम के जैसा बेचा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है, अब ये इस्तेमाल किया गया रास्ते पे, मतलब लेके चले गए हम और हमारा जो खेत है वहां पे इस्तेमाल हुआ और सीड को रखा गया। ट्रैक्टर जो था 16 दिनों में ब्रेक डाउन कर जाता है और अनसुटेबल है, पता चल गया। इन कॉन्ट्रास्ट ओनली 1 आउट ऑफ 6 सीड प्लानर मशीन ब्रोक डाउन। मैंने 6 सीड प्लानर मशीन खरीदा था, 6 में से 5 बिल्कुल सही चल रहे हैं, एक खराब हो गया। एक खराब हो गया, एक ट्रैक्टर था वो भी खराब हो गया, लेकिन 5 मशीन जो प्लांट करने के मशीन थे वो बिल्कुल बराबर चल रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, अब देखो हुआ ये कि भैया बाय द टाइम सारे के सारे अदर 5 सीड मशीन जो है ये इस्तेमाल कर लिए गए थे और वो बिल्कुल सही थे, सूटेबल थे। आपको ऋषि को बताना है, ऋषि चाहता है कि मैं पूरा का पूरा एंटायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूं, ट्रैक्टर को रिटर्न कर दूं और सारे के सारे सीड मशीन्स को भी रिटर्न कर दूं। भाई साहब तारों को तू रिटर्न नहीं कर सकता, जो चीज सही चल रही है वो चीज को तू क्यों रिटर्न करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट तो सेपरेबल है, तूने जितने 6 मशीन खरीदे सबके अपने अपने एक आइडेंटिटी थी, सबका अपना एक सीरियल नंबर था। भले बिल एक में बनाया गया हो लेकिन सबको इंडिविजुअली ट्रीट किया गया है। तो तू ट्रैक्टर रिटर्न कर सकता है क्योंकि तूने पर्पस बताया था। तो 6 में से एक सीड प्लांटिंग मशीन जो अनसुटेबल है वो रिटर्न कर सकता है, लेकिन जो 5 अभी सही चल रहे हैं तो उसको रिटर्न नहीं कर सकता। पहला सवाल क्या ट्रैक्टर रिटर्न कर सकता है, दूसरा सवाल क्या 6 के 6 सीड प्लांटिंग मशीन रिटर्न कर सकता है। तो आ जाओ भैया, बढ़िया सवाल था, है ना। बच्चे को यहाँ पे डर लग जाता है ऐसे सवालों को देख के, तुम जानते हो तुम्हारा डरना स्वाभाविक है। इंस्टीट्यूट से मैं यही तो दरख्वास्त करता हूँ कि भैया मॉक टेस्ट पेपर में एआई बेस्ड सवाल दे दे, या आप मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करते हो उन मॉडल टेस्ट पेपर में आप एआई बेस्ड हमको 100-200 सवाल दे दो ताकि बच्चे के लिए प्रैक्टिस करना आसान हो जाए और एग्जाम में वो घबराए नहीं। एआई का जमाना है, तुम एआई का इस्तेमाल करो, बुरी बात नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिस भी हमको एआई बेस्ड सवाल के करवाने चाहिए।
इंस्टीट्यूट को। खैर देखो, तो कंडीशन, इंप्लाइड कंडीशन, मैंने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, उसके स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया, उस डिस्क्रिप्शन पे वो डील करता है भैया। तो यहाँ पे देखो, अब मैं ब्रॉड बाय डिस्क्रिप्शन ले रहा हूं, तो एक इंप्लाइड कंडीशन होता है मर्केंटेबिलिटी का, कि माल इस्तेमाल करने लायक होना चाहिए। अब ऋषि ने ऐसा ऐसा किया है, 16 दिन के अंदर यहाँ पे हमारा सामान जो है खराब हो गया है, तो यहाँ पे जो है ऋषि जो है रिजेक्ट कर सकता है और ट्रैक्टर को भी रिटर्न कर सकता है। अब अगला पॉइंट आता है कि 6 सीड प्लानर मशीन में एक खराब हो गया, बाकी सही काम कर रहे हैं। बिल कंटेन करता है सेपरेटली आइटम प्राइसिंग, उनका प्राइसिंग अलग है, सीरियल नंबर अलग है, तो यहां पे ये एक सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जिनको अलग किया जा सकता है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो सीड प्लानर यहां पे जो खराब हो गया वो इंप्लाइड कंडीशन हो गया, यहां पे ब्रिज हो गया, तो आप एक को वापस कर सकते हो। और सेलर ने डिलीवर कर दिया यहां पे मिक्स्ड, अगर डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के साथ, तो मैं चाहूं तो सबको एक्सेप्ट करूंगा, या चाहूं तो सबको भी रिजेक्ट कर सकता हूं, या चाहूं तो भैया जो मेरे अकॉर्डिंग है उनको एक्सेप्ट करूंगा और बाकियों को रिजेक्ट करूंगा। अगर माल मिक्स होके आया है तो जो मेरे अकॉर्डिंग है उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा और बाकियों को मैं रिजेक्ट करूंगा, ऐसा मैं कर सकता हूं। राइट सर? तो अब यहां पे क्या हो रहा है, रिमेनिंग 5 सीड प्लानर जो इस्तेमाल कर दिए गए हैं वो सूटेबल है, इसलिए यहां पे कोई ब्रीच नहीं हुआ है, हम ये मानते हैं। ऋषि रिजेक्ट करेगा, रिटर्न करेगा डिफेक्टिव आइटम, बट वो बाकी सारे 6 के 6 रिटर्न कर दे, ऐसा नहीं कर सकता, 5 उसको रखना ही पड़ेगा। डन है सर। उसके बाद आता है, ये तीनों सवाल आप लोगों को मैंने करवा दिया था। हमारा जो है क्या कहते हैं कि देखो, यूनिट नंबर 3 का सवाल है पार्टनरशिप का, जो बोलता है बिजनेस बंद होने के बाद पार्टनर का क्या अधिकार रहेगा, कि भैया सारी प्रॉपर्टी को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सरप्लस जो बचा वो मैं आपस में सरप्लस हमारे राइट्स के अकॉर्डिंग बांट लिया जाएगा, पेमेंट वगैरह देने के बाद जो बच गया वो मैं बांट लूंगा। कंटिन्यूइंग अथॉरिटी क्या रहती है, वाइंडिंग अप के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो सब मैं कर सकता हूं, उनके सारे खर्चों के लिए मैं लाइबल रहूंगा, दूसरों को भी लाइबल बना सकता हूं। साथ ही मैं जो है, जो ट्रांजैक्शन शुरू तो हो गए बट खत्म नहीं हुए, उनकी भी यहां पे बात हुई है कि भैया उनके लिए पूरी फर्म लाइबल होती है। और लास्ट में सेटलमेंट कैसे होगा असेट्स और लॉसेस का, वो आप लोगों को रूल्स के तहत पता ऑलरेडी है। आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस बताओ, नया सवाल है। पूरे डैमेजेस को एक साथ पूछ लिया, एक्सप्लेन करो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस जो अवॉर्ड किए जाएंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो भैया आपको यहां पे सारा आंसर लिखना पड़ेगा कि डैमेजेस देखो, ऑर्डिनरी होता है, स्पेशल होता है, विंडिक्टिव होता है, नॉमिनल होता है, और हमारा डेटोरेशन कॉस्ट बाय डिले होता है, और प्री फिक्स्ड डैमेजेस होता है। कौन कौन से डैमेजेस होते हैं, इस पे 6 नंबर का सवाल आया। आंसर बहुत लेंदी है लेकिन लिखना पड़ेगा, जितना याद आए उतना लिख के आने की कोशिश करना। 6 नंबर के सवाल पे 2 पेज मिनिमम भर के आना, 3 पेज तक जाओ तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। रेलिवेंट लिखना, बट इतना लेंथ तो आना ही चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं भैया अगले सवाल की तरफ, कि देखो एक इंसान ने परचेज किया कोई सामान भानु से, उसने प्रॉमिसरी नोट इस्तेमाल किया और प्रॉमिसरी नोट दिया जो पेबल था ऑन डिमांड, बट नो स्पेसिफिक प्लेस इज डिसाइडेड। प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड, जिसपे प्लेस पता नहीं है, वो आपको प्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं है। नॉन प्रेजेंटमेंट के बाद भी आप मेकर को लाइबल बना सकते हो। यही है हमारा 4 नंबर का पॉइंट, कि वैसे तो देखो प्रेजेंटमेंट होना चाहिए, प्रेजेंटमेंट के बिना आपका जो है ना, आप लाइबिलिटी ला नहीं सकते हो। लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट इस्तेमाल किया गया है जिसमें ऑन डिमांड है और कोई स्पेसिफिक प्लेस भी नहीं बताया गया है, इन दैट केस आपको प्रेजेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये एक एक्सेप्शन के अंदर आता है। तो यहां पे प्रॉमिसरी नोट वाज पेएबल ऑन डिमांड, नो स्पेसिफिक प्लेस वाज मेंशन्ड, इसीलिए लाइबिलिटी नहीं आएगी। और जो है ना, सॉरी, जो हमारा अद्विक है यानी कि जो मेकर है उसकी लाइबिलिटी जिंदा है, मेकर की लाइबिलिटी पूरी तरह से जिंदा है, वो आजाद नहीं होगा, सिर्फ इस कारण से कि प्रेजेंट नहीं किया गया, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट पेएबल ऑन डिमांड जिसपे स्पेसिफिक प्लेस पता नहीं है, उनको प्रेजेंट करने की भी जरूरत नहीं होती है। फिर आते हैं अगले सवाल की तरफ, जो बोलता है कि भैया देखो 21,000 का बहन को गिफ्ट दिया राखी में, और बैंक को इन्फॉर्म भी कर दिया कि स्टॉप पेमेंट कर देना। तो यहाँ पे नॉट टू प्रेजेंट द चेक फॉर पेमेंट, और बैंक को भी इन्फॉर्म कर दिया कि देखो भैया पेमेंट मत करना। 138 पूरा लिख देना, फिर बताना कि यहाँ पे राखी जो है हमारा गिफ्ट के तौर पे दिया जा रहा है पैसा, गिफ्ट के केस में हमारा 138 नहीं लगता, लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस बताओ। सिंपल सिंपल सवाल, इंस्टीट्यूट ने 7 मार्क्स का मई 26 में पूछा भी था, मुझे बताना नहीं पड़ेगा। एसेंशियल एलिमेंट्स बताओ, अनअसर्टेन गुड्स कैसे अप्रोप्रिएट होता है, एसेंट एक्सप्रेस या इंप्लाइड। एसेंट बायर का, अनअसर्टेन गुड जब तक स्पेसिफिक नहीं है तब तक अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा स्पेसिफिक गुड्स का बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड आफ्टर द एग्रीमेंट टू सेल, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया। सेक्शन नंबर आप लोगों को लिखना था यहाँ पे 7 और 8, याद आ रहा है क्या?
कि भैया देखो ये मैंने इंपॉर्टेंट में मार्क करवाया, मुझे एक्सपेक्टेशन था यूनिट 1 के इस हिस्से से सोगा से इस बार सवाल आ सकता है। ये तो आप लोगों ने देखा है कि भैया एप्रोप्रिएशन कैसे होता है, ये इजी है। मुझे बताना है आप लोगों को 7 और 8 जो बात करता है कि भैया गुड्स जो है ना पेरिशेबल हो गया है बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या आफ्टर एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पेरिशेबल हो गया बिफोर एक्चुअल सेल। इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाता है, वॉइड, एब इनिशियो और वॉइड हो जाता है। ये अच्छे से याद कर लेना। इस बार मुझे उम्मीद है इनसे केस स्टडी बेस्ड आने का सवाल मुझे पूरा चांसेस लग रहा है। इसी के साथ आप सभी का एमटीपी 1 समाप्त हो गया है। एमटीपी 1 में कुछ दम था नहीं, ये मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और एमटीपी 2 की तरफ हम सीधे चलते हैं और एमटीपी 2 भी फटाफट से कंक्लूड करते हैं। आ जाओ भैया। सिंपल है, एमटीपी 2 ज्यादा दम है नहीं, तुम जानते हो ऑलरेडी, सारे वही सही सवाल है। आ जाओ फटाफट देख लेते हैं। बोलता है कि भैया मिस्टर वाई की उम्र है 21 साल, उसकी दिमागी हालत खराब थी, वो उसकी एक दादी थी 85 साल की और दादी को संभालने की जिम्मेदारी इस लड़के की थी। अब भैया आप पड़ोसी हो, आपने किसी को जो है ऐसे इंसान को नेसेसरी सप्लाई किया जो खुद इनकेपेबल है, या फिर हमारा जो है ना इनकॉम्पिटेंट है, या फिर हमारा आपने एक ऐसे व्यक्ति को नेसेसरी सप्लाई किया जिसको वो इनकॉम्पिटेंट पर्सन संभालने के लिए लाइबल है। यानी कि दादी को आपने इस 21 साल के लड़के को नेसेसरी सप्लाई किया, या दादी को दिया, भैया 85 इयर्स की थी, आप उनकी प्रॉपर्टी से पैसा ले सकते हो। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज याद आ रहा है क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, यस सर, है ना। तो भैया नेबर यहां पे है और नेबर ने फूड सप्लाई किया, नेसेसरी सप्लाई किया, ग्रैंड मदर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, है ना, और 15 लाख रुपए जो है वापस मांग रहा है। 7 लाख रुपए उसने दादी के मेडिकल एक्सपेंस में खर्चा किया था, वो भी वो मांग रहा है। अब मिस्टर वाई ने अपना जो गिरवी है पेरेंट्स की ज्वेलरी 4 लाख रुपए की, वो तो गिरवी रख दिया था। तो यहाँ पे आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जो लड़का है और जो दादी है वो लोग एक ऐसे घर में रहते थे, वो घर जो है ना वो उनके पेरेंट्स ने बनाया था। अब नेबर ने बोला मुझे 15 लाख रुपए चाहिए मेरे सारे खर्चे का, 4 लाख रुपए की तो ज्वेलरी है, 9 लाख रुपए भूल जाए क्या वो? तो लॉ ने बोला कि पेरेंट्स का दिया हुआ घर है ना, तो आप उनके प्रॉपर्टी से वसूल कर सकते हो। तो पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी दी है, अब उस घर से भैया 9 लाख रुपए हम वसूल कर सकते हैं। तो बताओ, पहला सवाल पूछा जा रहा है कि डिसाइड करो क्या मिस्टर एम यहां पे लाइबल होगा, यानी कि मिस्टर एम जो केस करना चाहता है कि मैंने नेसेसरीज दिया है, क्या वो केस कर सकता है? मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगा क्लेम का, और मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिया क्या उसका भी पैसा मैं ले सकता हूं? द आंसर इज यस, तू केस कर सकता है भैया। दूसरा, 4 लाख रुपए तू उनका ज्वेलरी ले ले और 9 लाख रुपए तू उनके पेरेंट्स का यहाँ पे प्रॉपर्टी से भी ले सकता है। हमने ये अजम्पशन लगाया है कि मिस्टर वाई जो 21 साल का लड़का है उसने इनहेरिटेंस में लिया है हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। उसके माँ बाप बनने के बाद उसको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है, हमने ये अजम्पशन लगाया है। नेसेसरीज में इमरजेंसी के वक्त जो खर्चा किया गया वो भी शामिल होता है, तो दादी के खर्चे पे इमरजेंसी में जो भी हमने खर्चा किया वो भी यहाँ पे लिया जा सकता है। बहुत यार, कितनी बार करोगे यार यही यही सवाल को, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड, जगन्नाथ, हाँ, तकानैन लीला चलवा रे, तू ना संभाले तो हमें कौन संभाले। तो भैया देखो, जगन्नाथ ऑयल्स लिमिटेड जो एक पब्लिक कंपनी है, 220 मेंबर है, 25 मेंबर 1 अप्रैल 15 से लेकर 28 जून 2025 तक का मेंबर थे, मतलब एम्प्लॉय थे। उनको शेयर्स मिला था 2016 में, जब वो एम्प्लॉय बने थे। 2015 में एम्प्लॉय मिले बने, 2016 में उनको शेयर्स मिला, जो उन्होंने 2025 में अगस्त में बेच दिया। कंपनी कब छोड़ी? कंपनी छोड़ी है भैया 28 जून 2025 को कंपनी छोड़ा, अगस्त में जाके जो एम्प्लॉय बने थे तब जो शेयर्स मिला था उनको बेच दिया। अब कुछ टाइम बाद 1 दिसंबर को जाके भैया फिर से शेयर्स ले लिया। तो आज की डेट में क्या वो मेंबर हैं? आंसर इज यस। ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जो शेयर मिला है वो शेयर काउंट नहीं होंगे, है ना, मतलब उनको हम काउंट नहीं करेंगे एज अ मेंबर में। लेकिन तुमको जो ड्यूरिंग में मिला था वो तो तुमने बेच दिया, बाद में फिर खरीदा, अब तुम मेंबर में काउंट होगे, है ना। तो क्या रिड्यूस करना पड़ेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि 220 मेंबर हैं और 25 मेंबर ये ऐसे हैं, तो 25 तो रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी जाके प्राइवेट कंपनी में तुम आ सकते हो, प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। और दूसरा, अगर आपका जॉब आपने छोड़ा होता 28 जून 2026 को,
तो क्या आप मेंबर में काउंट होते? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आज आप हमारे एम्प्लॉय हो, तो और करंट एम्प्लॉय यहाँ पे काउंट नहीं किए जाते। चलो आगे। हाँ सर, ग्राउंड बताओ जिसके तहत कोर्ट हमारी फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। मतलब डिसोल्यूशन बाय कोर्ट के सारे ग्राउंड्स आपको बताने हैं भैया। जो इंसैनिटी का पॉइंट था, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कंटिन्यूअस परपेचुअल लॉसेस, है ना, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, वो सारा आपको समझाना है। फिर आता है कि लीन कब अप्लाई कर सकते हो। ए ने भैया, मैंने माल बेचा 10 दिन की उधारी में, 10 दिन की उधारी खत्म हो गया, माल अभी भी मेरे पास है और पैसा मिला नहीं है, मतलब मैं एक अनपेड सेलर हूं। अब बायर जो है उसका दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या मेरे पास राइट ऑफ लीन है? द आंसर इज यस, आपके पास राइट ऑफ लीन बिल्कुल है। आप जो है लीन कब कब लगा सकते हो? 3 केसेस की माल आपने बेचा है विदाउट एनी स्टिपुलेशन टू क्रेडिट और क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो गया, या भैया आपने क्रेडिट में सॉरी आपने माल जो है कैश में बेचा है, दूसरा आपने माल क्रेडिट में बेचा है और क्रेडिट का पीरियड एक्सपायर हो गया, और तीसरा हो गया अगर बायर जो है हमारा क्या बन गया? इंसॉल्वेंट बन गया, तो भी लीन लगा सकते हैं। बायर इंसॉल्वेंट बन गया, लीन लगाया जा सकता है। फिर आता है कि भैया ए बी ने 500 बैग बेचा, 50 किलोग्राम जो है ना, एक 50 किलोग्राम का 500 बैग है वीट का, ईच बैग में 50 किलोग्राम का गेहूं है, ठीक है। 450 बैग रोड ट्रांसपोर्ट से जा रहा है। सीडी हिमसेल्फ टुक रिमेनिंग 50 बैग, यानी कि ए बी ने माल बेचा सीडी को, सीडी ने 50 बैग ले लिया है, 450 बैग रस्ते से जा रहा है। अब रिसीव करने से पहले, 450 बैग का माल रिसीव होने से पहले हमारा जो बायर है वो दिवालिया हो गया, उसका दिवालिया निकल गया। अब ए बी जो है, मतलब कि सेलर, अभी वो अनपेड है, उसने रस्ते का माल रोक दिया। क्या वो रोक सकता है? आपको बताना है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब बायर हमारा इंसॉल्वेंट बन गया। तो बायर इंसॉल्वेंट बन गया तो 450 बैग जो रस्ते में था उसको रोका जा सकता है, और जो 50 पहुंच गया उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिलीवर हो चुका है। स्टॉपेज इन ट्रांजिट उन पे नहीं लगा सकते। खत्म। आगे बढ़ूं। लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट के एसेंशियल कंडीशंस का सवाल था। हाँ सर। फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। क्या कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? और कॉमन सील को समझाओ। 5 मार्क्स का सितंबर 25 का एग्जाम का सवाल है। फिर देखो भैया, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बताओ। एलएलपी एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है जिसके पास बेनिफिट है लिमिटेड लाइबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी है अपना जो है पार्टनरशिप को संभालने का। आप एलएलपी और कंपनी के बीच में डिफरेंशिएशन बताओ। सिंपल सवाल, एग्जाम में आने लायक था, मैंने मार्क करवाया था, बट एमटीपी में आ गया। अब मुझे नहीं लगता कि वो एग्जाम में आ सकता है। मुझे पता है कि एमटीपी को देख के अब एग्जाम में क्या आने के ज्यादा चांसेस है और क्या एग्जाम में आने के कम चांसेस है, बट अब मैं वो चीजों को चेंज नहीं कर रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब मुझे लगता है अगर मैंने एमटीपी देख लिया होता मैं मार्क नहीं करवाता, बट तुमने तो याद कर लिया है, तो तुम लोग अब वो मत मुझसे पूछो कि सर बता दो अब एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। एमटीपी को देखने के बाद मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने बनते हैं कि जो जो टिक मैंने करवाया है उसमें कुछ टिक मैं हटा सकता हूं, लेकिन नहीं हटाऊंगा। तुमने तो याद कर लिया, उनको रिवाइज करके जाओ, क्या पता आ जाए भैया, है ना। चलो भैया, राम और रहीम टीचर्स हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स है, खत्म। इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। क्या ये पार्टनरशिप है? क्या टीचर्स है, फ्रेंड है, मिलके इन्होंने फ्लैट खरीदा, रेंट बांट रहे हैं। अब क्या ये पार्टनर कहलाएंगे? द आंसर इज नो। ये लोग को ओनर है क्योंकि इनका रोज का बिजनेस नहीं है, म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, खत्म, है ना। 2800 और 200 रुपए की पेनल्टी, 3000 रुपए में 1500 रुपए राम देगा, 1500 रुपए रहीम देगा, दोनों अपना अपना हिस्सा देंगे। डन है। महक जो है वो कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट में थी, उसने एक लेबर को हायर किया और उसको बोला कि भैया आप रॉ मटेरियल लेके जाओ, सारे खर्चों का, लेबर का जो वेजेस है वो जो है ना वो महक उठाएगा, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो उठाएगा। और उसने अग्री किया कि मैं रूप सिंह को 5% कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का दूंगा फॉर प्रोक्योरमेंट। जो भी सामान तू लेगा 5% मैं तेरे को दे दूंगा प्रोक्योरमेंट का, है ना। और यहां पे बस क्या इनके बीच में पार्टनरशिप है? द आंसर इज नो। शेयरिंग ऑफ कमीशन कह लो, आपने अपना हिस्सा प्रॉफिट का किसी और को थोड़ा हिस्सा दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारा पार्टनर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई म्यूचुअल एजेंसी हमारे बीच में नहीं होता है। फिर आता है भैया यहाँ पे देखो टाइकून प्राइवेट लिमिटेड, देखो स्मॉल कंपनी का फिर से सवाल है। टाइकून प्राइवेट लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है, टर्नओवर 80 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 8 करोड़ है, दोनों लिमिट के अंदर है। हाँ वो क्वालिफाई करता है स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन के तहत, लेकिन खुद वो एक होल्डिंग कंपनी है और होल्डिंग कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकता। स्मॉल कंपनी का जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे दोनों जगह पूछा गया है, एमटीपी 1 में भी एमटीपी 2 में भी।
कॉमन सील का पॉइंट एमटीपी 1 में भी था, कॉमन सील एमटीपी 2 में भी है। एंटीसिपेटरी ब्रीच और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, आपको ये सवाल पूछा गया है। इफेक्ट आपको पता है कि मैं तुरंत केस कर सकता हूं या मैं होल्ड कर सकता हूं, रुक सकता हूं, बट अगर मैं ड्यू डेट तक रुकूंगा तो भैया सामने वाले को मैं बेनिफिट दे सकता हूं सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का, या फिर वो कंसीडर कर सकता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लेता हूं, या फिर हमारा जो है सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी से क्या कहते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाए, ऐसा भी बिल्कुल उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मिस्टर ए एम्प्लॉयर है, उसने एम्प्लॉय को इंड्यूस किया कि अपना एक रूम बेच दे लेस देन मार्केट वैल्यू। तो क्या यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस लगाया गया है? हाँ सर। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, रिश्ता ऐसा है कि आप यहाँ पे दबाव बना सकते हो। फिर आता है भैया मिस्टर एस ने मिस्टर एम को एक वादा किया, मैं फैमिली पिक्चर को पेंट करूंगा 20,000 रुपए में, और बोला कि मैं 15 तारीख तक खत्म कर दूंगा, लेकिन जो पेंटर था वो मर गया रोड एक्सीडेंट में। तो बताओ क्या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लाइबल होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि यहां पे हमारा इंटेंशन साफ साफ था, प्रोमिसर ही वादा पूरा करेगा, प्लस हमने पर्सनल स्किल पर्सनल कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अब एलआर पर्सनल स्किल वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर सवाल में मिस्टर सपोज करो, अगर सवाल ये होता कि उसको मिस्टर हमारा प्रोमिसर को कुछ फोटोग्राफ्स डिलीवर करने थे 15 मार्च को और वो मर गया, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाउंड है? आंसर इज यस। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का नहीं है तो हम कॉम्पिटेंट पर्सन को भी एंगेज कर सकते हैं और लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पे लाइबल हो सकता है। रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत 117। इजी सवाल है, मैंने सब आईएमपी में बताया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो बच्चों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को किया था उनसे ये एमटीपी बहुत अच्छे से हो गया होगा, एग्जाम में भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पूछ लिया भैया एमटीपी में इस बार, मतलब मुझे ऐसा लगता है मिनिस्ट्रीज आने के चांसेस ज्यादा हैं। इस बार मिनिस्ट्रीज एनफोर्समेंट से आएगा। सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेना उसको भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट यहां दे दिया, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा नहीं। तो भैया इस बार बचा क्या? एनफोर्समेंट से ही सवाल आएगा, एनफोर्समेंट से सवाल आएगा, उसके अंदर सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई भी देख लोगे तो बेहतर है। सिल मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह, कॉर्पोरेट अफेयर्स, होम अफेयर्स के आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक। अच्छा, देखो भैया फिर आता है एक, मुझे लैपटॉप चाहिए था सूटेबल, जो भैया बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मेरे को लैपटॉप चाहिए। सेल्समैन रिकमेंड करता है एक पर्टिकुलर डिवाइस। ये सवाल भी पिछले एमटीपी में भी आया था, मतलब एमटीपी 1 में भी ये सेम सवाल आया है। एम्प्लॉयड मैंने बताया है, कंडीशन लगेगा, पर्पस बताया है, रिक्वायरमेंट बताई है, आप उसी पे डील करते हो, तो भैया एम्प्लॉयड कंडीशन लगेगा। लैपटॉप लैक हो गया, जो सूटेबल रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बताई थी, वो पूरा नहीं बैठ रहा है, सेलर जिम्मेदार होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, सर्टेन गुड्स को आपने यहां पे बेचा है सैंपल के थ्रू, जे ने के को बेचा। देखो भैया ये दोनों सवाल कर लेते हैं, 5 का ए और 5 का ए का 2। आ जाओ भैया मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं। तो 5 का ए की तरफ चलते हैं। क्या हुआ? बायर ने अपना पर्पस बताया, स्किल और जजमेंट पे रिलाई किया, और डिस्क्रिप्शन पे डील किया जाता है। तो भैया यहाँ पे जो है ना, अब पर्पस अगर एक ही चीज का है तो बताने की भी जरूरत नहीं होती है, तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं। और यहाँ पे जो है ना, लैपटॉप जो रिकमेंडेड था वो सूटेबल नहीं था, तो मैं लीगल एक्शन ले सकता हूं। फिर आता है हमारा अगला सवाल जो सैंपल के ऊपर बात करता है। इस बार सैंपल से सवाल आने के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा वैसे भी लग रहे हैं। तो देखो, कुछ गुड्स सैंपल के द्वारा जे ने के को बेचा है ना, विच इन टर्न सोल्ड द सेम गुड्स बाय सैंपल टू एल। मतलब जे ने के को बेचा, के ने एल को बेचा, और एल ने किसको बेचा? एम को बेचा। सैंपल जे ने के को बेचा, के ने एल को बेचा, एल ने एम को बेचा। एम को पता चला कि गुड्स सैंपल के साथ मैच हो ही नहीं रहा है, तो एम ने रिजेक्ट कर दिया। एम ने क्या किया? एम ने गुड्स को रिजेक्ट कर दिया और नोटिस दे दिया एल को, क्योंकि जे ने के को बेचा था, के ने एल को बेचा था, एल ने एम को बेचा था। तो एम ने नोटिस दिया एल को, एल ने केस किया के ऊपर, और के ने केस कर दिया जे के ऊपर। क्या मिस्टर एम अपना माल रिजेक्ट कर सकता है? द आंसर इज यस। अगर आपका बल्क मैच नहीं होता, आप बिल्कुल उसको इंप्लाइड कंडीशन है, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। के और एल को भी आपको एडवाइस देना है। तो देखो, बल्क कॉरेस्पॉन्ड करेगा सैंपल के साथ, बायर के पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए कि वो बल्क को कंपेयर करेगा सैंपल के साथ। एम को जो माल रिसीव हुआ वो अलग था, तो यहां पे नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल था, एम अपना माल रिजेक्ट कर सकता है। के और एल के लिए एल रिकवर करेगा डैमेजेस के से, यानी कि भैया एल ने माल खरीदा था के से, तो एल लेगा के से, और के अपना डैमेजेस लेगा जे से। सिंपल है, जे ने के को बेचा, के ने एल को बेचा, एल ने एम को बेचा, तो एम तो माल रिजेक्ट कर सकता है।
एल डैमेजेस लेगा के से, के डैमेजेस लेगा जे से, क्योंकि जे ही है घपलेबाज, जे ही है स्टार्टिंग में जिसने माल बेचा था। तो भैया यहाँ पे इनके पास भी ये रेमेडी बिल्कुल अवेलेबल है कि वो डैमेजेस ले सकते हैं। पार्टनर के पास कैरेक्टर ऑफ बोथ अवेलेबल होता है, वो एक प्रिंसिपल भी होता है, वो हमारा एजेंट भी होता है। ये सवाल देखो अभी अभी एमटीपी 1 जनवरी 26 में भी पूछा गया था। तो आपका यहाँ पे देखो, आपको बताना है सेक्शन नंबर 18 की हमारा यहाँ पे पार्टनर एजेंट होता है, जो भी बिजनेस वो कर रहा है। ये जो सवाल है ना, इस सवाल पे यूनिट 1 के भी कुछ पॉइंट्स लगते हैं, यूनिट 2 के भी कुछ पॉइंट्स लगते हैं, है ना। तो यहाँ पे पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल चलता है, वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रिंसिपल और एजेंट हम कैसे बनते हैं। ट्रू और फॉल्स, इंस्टीट्यूट ने पैटर्न चेंज करते हुए सितंबर 25 में ट्रू और फॉल्स पूछा था। वही सेम सवाल आपके एमटीपी में दे दिया है कि प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट इनवैलिड होता है। द आंसर इज नो। फिर भैया देखो यहाँ पे, अगर मैंने एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर दी तो सब एजेंट की अथॉरिटी भी ऑटोमेटिकली सारी रिवोक हो जाती है। तो भैया यहाँ पे सब एजेंट की अथॉरिटी भी रिवोक हो जाती है। मतलब ए ने बी को रखा, बी ने सी को रखा, ए ने बी को हटा दिया तो सी ऑटोमेटिकली हट गया। आंसर इज कि भैया सब एजेंट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। और लाइफ इंश्योरेंस जो है वो फुल्ली कवर नहीं किया जाता कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। तो आ जाओ भैया, आपको तीनों का सवाल दिखा दूं। पहला तो फॉल्स है कि प्लेज यहाँ पे वैलिड होता है, मर्केंटाइल एजेंट भी प्लेज कर सकता है। दूसरा ये फॉल्स है कि यहाँ पे सब एजेंट जितने भी है वो सारे के सारे टर्मिनेट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। और तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस कंप्लीटली कवर्ड नहीं है इंडेमनिटी में, बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडेमनिटी प्रोमिसर के कारण जो चीजें हुई है और थर्ड पार्टी के कारण जो चीजें हुई है उनके लिए लाइबिलिटी लेता है, नेचुरल कैलेमिटीज एक्ट ऑफ गॉड को कंसीडर नहीं करता है, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं होता है। फिर आता है देखो 7 मार्क्स का मई 25 का सवाल कि देखो यहाँ पे 138 फिर से लगेगा। राम ने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए दे दूंगा बोला बट दिया नहीं। अब राम को शादी का इन्विटेशन आया, राम ने 51,000 का चेक बनाया एज गिफ्ट, है ना। और जो है ये चेक वो अनपेड आ गया, बैंक ने वो पैसा वापस कर दिया, मतलब चेक वापस कर दिया। 138 लगेगा। द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पे 51,000 रुपीज दिया गया था एज गिफ्ट, और गिफ्ट के केस में यहाँ पे हमारा 138 नहीं लगता है, 138 नहीं लगेगा, गिफ्ट का मामला था। और फर्दर कि जो यहाँ पे लीगली एनफोर्सेबल डेट होना चाहिए, मैंने 5 लाख में स्कूटी खरीदी, 4 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए नहीं दिया, 1 लाख रुपए मैं दे दूंगा, बट अभी मैं जो आपको चेक दे रहा हूं वो लीगली एनफोर्सेबल डेट के लिए थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो आपको आपकी शादी का गिफ्ट दे रहा हूं। तो 51,000 जो इशू किया गया था वो एज अ गिफ्ट किया गया था, नॉट एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस अमाउंट, इसलिए 138 नहीं लगेगा। फिर आता है भैया कौन एजेंट बन सकता है, एजेंट की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन क्या होगी, पूरा आपको लिख के आना पड़ेगा। और सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस होता है। तो ड्यूटी है इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, रीजनेबल केयर रखेगा, प्रॉपर अकाउंट्स देगा, कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल के साथ में, अपने अकाउंट पे डील नहीं करेगा, और सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाएगा, डेलीगेट नहीं करेगा। ये भैया देखो थियोरिटिकल सवाल था, इसलिए यहाँ पे सबका सब लिख दिया गया है। एग्जाम में आपको इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एमटीपी में इंस्टीट्यूट हिंट दे देता है कि इस बार एग्जाम में आएगा क्या। जैसे आपको बोल दिया कि भैया बताओ नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बताओ। अगर ये पूरा का पूरा सवाल आपके एमटीपी में दिया है तो एग्जाम में इंस्टीट्यूट चैरिटी के ऊपर सवाल दे देगा। पूरा एमटीपी का सवाल एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं होता। आपको एमटीपी से एक आइडिया मिलता है कि एग्जाम में कौन सी चीज का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे ड्यूटीज दे दिया है तो ड्यूटीज के सारे पॉइंट्स यहाँ मेंशन कर दिए ना, तो इनमें से कोई ना कोई एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। और हायर परचेज तो मैंने मार्क करवाया था, एक्सपेक्टेशन थी मेरी आएगा इस बार सेल वर्सेस हायर परचेज, लेकिन ये एमटीपी में आ गया है तो हो भी सकता है आए, हो सकता है ना भी आए। इसी के साथ आप सभी का एमटीपी 1 एमटीपी 2 का डिस्कशन समाप्त होता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सवाल आपके ऑलरेडी किए हुए हैं, बस आप लोग रिवीजन पे ध्यान दो, ज्यादा से ज्यादा अब रिवाइज कर लो, पन्ने पलटा लो। अब क्या है ना, अब देखो मैं तुमको ना एक जाने से पहले एक अच्छी एडवाइस देता हूं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप पहला रिवीजन कर रहे हो और आपको 80 घंटे लग रहे हैं तो दूसरे रिवीजन में आपको 45 घंटा लगेगा, तीसरे रिवीजन में आपको 25 घंटा लगेगा, चौथे रिवीजन में आपको 15 घंटा लगेगा, और पांचवें रिवीजन में आपको सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। आपको पता है आप अभी चौथे पांचवें रिवीजन की तरफ आ चुके हो, अब आपको रिवाइज करने में टाइम थोड़ा कम लगेगा। तो आप क्या करो ना, जो जो चैप्टर्स आपके लिए टेक्निकल पढ़ते हैं ना, उन चैप्टर्स को दोबारा पन्ने पलटा लो। पन्ने पलटाने का मतलब होता है ओवरव्यू करना, ग्लैंस करना। आप ये मत देखो कि मेरे को चीजें याद आ रही हैं कि नहीं आ रही है, आप देखो कि आपका देखा देखा लग रहा है ना, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना सुन सुन के कि पहली पहली बार सुन रहे हैं, नहीं सर ऐसा नहीं लगना चाहिए।
आपका देखा हुआ लग रहा है, आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्जाम में सारी चीजें याद आएंगी। मैं तो ऐसा किया करता था कि सारा चैप्टर हो गया, बस पन्ने पलटा रहा हूं और देख रहा हूं कि मुझे याद आ रहा है कि नहीं। ऐसा मैं सोचता नहीं था, मैं बस देखता था कि भाई मुझे ना ये चीजें दिख रही है कि नहीं, कभी मैंने पढ़ा था ऐसा याद आ रहा है क्या, कि हाँ कुछ तो सुना सुना लग रहा है। अगर कुछ तो सुना सुना लग रहा है ना, तो आप सही सही रास्ते पे हो, सही लेवल पे तैयारी हो चुकी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नको रे बाबा, नको, टेंशन लेने का नहीं। जितना करना था तुमने कर लिया, अब अपना बेस्ट दे दो। आखिरी पड़ाव पे हो, आखिरी पड़ाव खत्म करो, जंप करो, इंटर की तरफ मिलो, वहां अलग गाइडेंस मिलेगी आप सभी। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी और वीडियो में। अगर मुझसे और कुछ हेल्प चाहिए होगी तो जरूर बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी मिलते रहेंगे और सफर हमारा चलता रहेगा, है ना। तो बस थैंक यू सो मच बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।